Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 196 मेरे बेटे को स्टूडेंट बना लो। प्रिया की बुरी हालत। पर वहीं आरती जी, सुकेत जी को पछतावा हो रहा था। उनकी बेटी कितनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, पर उन लोगों ने प्रिया जैसी लड़की के लिए अपनी खुद की बेटी को ठुकरा दिया। उन्होंने हीरा के बदले कांच को चुना। आज जब वो चाहते थे ईशानी उन्हें माफ़ कर दे, तब ईशानी उनसे नफरत करने लगी थी। दादाजी, कल्पना जी, कनक जी और अखिलेश जी सब अपनी आंखों में चमक लिए खड़े थे। ईशानी से ज़्यादा परफेक्ट लड़की उनकी फैमिली और मोक्ष के लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। वहीं ईशानी ने उन दोनों पेंटर की नोक झोंक देखकर अपना सिर हिला दिया। फिर उसने एक नज़र अपने अभिक भाई की तरफ देखा, जो खुद ही उन दोनों को लड़ता देख हैरान खड़ा था। ईशानी की नज़र आपने ऊपर पाकर अभिक होश में आया और जल्दी से आगे बढ़ गया और थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला, माफ़ करना मिस्टर नारायण एंड मिस्टर बर्धन, मिस एना इस वक्त किसी को स्टूडेंट नहीं बनाना चाहती है। अभिक की बात सुनकर नारायण जी और बर्धन जी ने अपनी लड़ाई रोक दी और मिस एना की तरफ आस भरी नज़रों से देखने लगे। तभी मिस्टर नारायण को कुछ सूझा तो उनकी आंखों में फिर से चमक आ गई। वो मिस एना की तरफ देखकर बोले, अगर मुझे आपसे सीखने के लिए मेरी उम्र ज़्यादा है, तो फिर ये कैसे रहेगा कि आप मेरे बेटे को अपना स्टूडेंट बना ले। वहीं उनका बेटा उदय, जो थोड़ी दूर खड़ा था, उनके मुंह से आपने नाम सुनकर वो हड़बड़ा गया, क्योंकि भले ही उसके डैड पेंटर थे और उसे पेंटिंग के बारे में पता था, पर उसे उसमें ज़्यादा रच नहीं थी। वो पेंटिंग बनाने में बहुत बुरा था। उसे बिजनेस में इंटरेस्ट था, इसलिए वो बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था। वो ये बात कई बार आपने डैड को बता चुका था, इसलिए उन्होंने उसे बिजनेस की पढ़ाई करने से नहीं रोका, पर वो हमेशा उदय को पेंटिंग के बारे में बताते रहते थे। और अब तो उन्होंने मिस एना को भी बोल दिया कि वो उसे आपने स्टूडेंट बना ले, जबकि वो जानता था कि पेंटिंग की दुनिया में आपने थोड़ी सी स्किल के साथ वो आगे नहीं बढ़ सकता था। वहीं नारायण जी की बात सुनकर दिल ही दिल में सब फिर से उन्हें कोसने लगे। ये पागल बूढ़ा, इसने जब देखा कि ये खुद स्टूडेंट नहीं बन सकता, तो अब ये अपने बेटे को मिस एना की स्टूडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सबको पता था कि नारायण जी का बेटा पेंटिंग में अच्छा नहीं है। तभी बर्धन नकली हंसी हंसते हुए बोला, मिस्टर नारायण, मुझे लगता है मिस एना आपके बेटे को सिखा नहीं पाएंगी। ऐसे भी आपके बेटे में पेंटिंग को लेकर ज़्यादा समझ नहीं, जितना मेरी बेटी में है। वो अभी सिर्फ 20 साल की है, पर वो बचपन से ही एक पेंटर बनना चाहती थी और उसके अंदर स्किल भी है। मुझे आशा है कि मेरी बेटी को मिस एना जरूर अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। इतना कहकर वो अपनी आंखों में उम्मीद लिए ईशानी की तरफ देखने लगे। वहीं उनकी बात सुनकर नारायण जी गुस्से से आपने दांत पीसने लगे। वहीं बाकी लोग और भी हैरान हो गए। अब तो कोई भी पीछे नहीं रहना चाहते थे, सब एक बार कोशिश करना चाहते थे। इसलिए सब आगे आकर मिस एना से आपने बेटा बेटी को स्टूडेंट बनाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। मिस एना, आप मेरी बेटी का टेस्ट ले लीजिए, अगर वो अपनी टेस्ट में पास हो गई तो ही आप उसे अपना स्टूडेंट बनाएगा, एक आदमी ने दूर से कहा। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी बोल रहे थे। सब आपने बच्चों की बढ़ाई कर रहे थे। वहीं इन सब से ईशानी परे हो गई थी। वहीं अभिक को भी नहीं लगा था कि उसके मिस्टर नारायण और मिस्टर बर्धन को मना करने के बाद सब आपने बच्चों को उसकी बहन को स्टूडेंट बनाने के लिए कहने लगेंगे। वो फिर से तेज आवाज में बोला, सॉरी, अभी मिस एना किसी को भी आपने स्टूडेंट नहीं बन सकती। इतना कहकर उसने विजय को देखकर गुस्से से इशारा किया। क्या ये विजय बेवकूफ़ था, जो अब तक वहीं चुपचाप खड़ा था? वहीं विजय अभिक का इशारा समझ गया। उसने जल्दी से गार्ड को बुलाया तो कुछ गार्ड्स आगे आ गए। उन सब ने ईशानी को कवर कर लिया। वहीं अभिक की बात सुनकर अब तक सब थोड़ा शांत हो गए थे। सबको बहुत निराशा हो रही थी, क्योंकि मिस एना ने उनके बच्चों को अपना स्टूडेंट नहीं बनाया। वरना अगर उनके बेटा या बेटी कोई मिस की स्टूडेंट बन जाते तो उनका फ्यूचर सबसे ज़्यादा अच्छा होता और सोसाइटी में उनका रुतबा और भी बढ़ जाता। हर बार उन सब का आने का कारण एक ये भी था, पर अफसोस हर बार की तरह इस बार भी मिस एना ने किसी को स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया।
वहीं ईशानी अपने प्राइवेट एरिया में चली गई, वहीं उसके साथ मोक्ष भी था। वहीं हॉल में मिस हैना के जाने के बाद सब उदास हो गए, पर फिर वापस में पेंटिंग के बारे में बात करने में लग गए जो ईशान ने बनाई थी। उनमें से कुछ लोगों ने तो डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आने वाले ऑक्शन में वो मिस हैना की इस इल्यूजन पेंटिंग को खरीद कर ही रहेंगे। शायद इससे वो मिस हैना की नज़र में आ जाए और फ्यूचर में उनके बच्चे मिस हैना की स्टूडेंट बन पाए। वहीं दूसरी तरफ ईशानी की बेस पर एक रूम में करहाने की आवाज़ आ रही थी। रूम के अंदर कोई और नहीं प्रिय थी जो दर्द से करहा रही थी और उठने की कोशिश कर रही थी। अब तक तो उसका ड्रग्स का नशा भी उतर चुका था और आपने बॉडी पर उसे इस वक्त बहुत क्या दर्द हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर उसे कल से आज तक हुई सारी बातें याद आने लगी। इतने दर्द में भी उसने मन ने ईशानी के लिए गुस्सा और नफरत बढ़ गई थी। उसका मन कर रहा था अभी जाकर ईशानी की जान ले ले। गुस्से में उसकी मुठ्ठियां कस गई थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे काट रहा है। तो उसने दर्द से आपने चारों ओर देखा और आपने आसपास 3 भयानक दिखने वाले आदमियों को देखकर वो डर के मारे चीख पड़ी। वो सभी बिना कपड़ों के थे। सबके चेहरे पर और शरीर पर कई जख्मों के निशान थे, जिस वजह से वो तीनों और भी भयानक लग रहे थे। दरअसल ये सब ऐसे लोग थे जो ईशानी के दुश्मन थे और इस बेस के जेल में बंद थे, जिन्हें हर दिन टॉर्चर किया जाता था, जिसके बारे में मोक्ष को अच्छे से पता था। इसलिए उसने नकुल को उनमें से कुछ लोगों को प्रिया के साथ छोड़ देने के लिए बोला था। वो सब भी कब से अंधेरी जेल रूम में बंद थे, इसलिए प्रिया को देखकर उन सब की आंखों में ही चमक आ गई, जैसे उन्हें खेलने के लिए कोई चीज़ मिल गई हो। इसलिए वो तीनों भी प्रिया पर टूट पड़े। उन सबको प्रिया की जख्मों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वरना अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो प्रिया की जख्मों को देखकर उसे घिन आ जाती। प्रिया को चीखते देख उनमें से एक ने प्रिया की गाल पर थापड़ जड़ दिया, जिससे प्रिया पूरी तरह से सुन पड़ गई। प्रिया की चेहरे पर भी चोट थे, इसलिए थापड़ की वजह से वो और भी जख्मी हो गई। वो अपनी होश संभालती उससे पहले ही एक आदमी ने उसकी बलों को मुट्ठियों में भरकर उसकी सिर को ऊपर उठाकर बोला, तो इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? पहले तो तू बड़े मजे से हम तीनों के साथ एंजॉय कर रही थी। उस आदमी की बात सुनकर बाकी दोनों आदमी भी हंसने लगे। वहीं प्रिया की आंखें मानो सदमे से बड़ी हो गई। अब तो उसे खुद से भी घिन आ रही थी। कैसे उसने इन जैसे भद्दे दिखने वाले आदमियों के साथ सो गई? ये सब उस ईशानी की वजह से है। उसने ही उसे ड्रग्स दिया है, ये सोचकर गुस्से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसकी नज़र खुद के बिना कपड़ों के शरीर पर गया तो वो फिर से चीखना चाहती थी, क्योंकि उसके बड़ी में कई जगह काटने की नोचने की निशान थे, जो बहुत भद्दे लग रहे थे। शायद उसका कुछ निशान उसके शरीर में रह जाएगा। प्रिया डरते हुए उन तीनों को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए छटपटाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। ये कहकर वो उस आदमी से अपने आप को छुड़ाने लगी। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो ऐसी बुरी हालत में आ जाएगी। वो मेहरा फैमिली की प्रिंसेस थी, उसके लिए लड़कों की कमी नहीं होने वाली थी। पर आज वो 3 भद्दे दिखने वाले आदमियों के साथ थी जो जानवरों के तरह लग रहे थे। वहीं प्रिया को खुद को छुड़ाने की इतनी कोशिश करते देख दूसरे तरफ बैठा आदमी गुस्से से फिर से प्रिया की मुंह पर थापड़ जड़ दिया, जिस वजह से प्रिया का सिर चकराने लगा। बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, इतना कहकर वो आदमी फिर से प्रिया पर टूट पड़ा। प्रिया की जख्म से अब फिर से खून आने लगा। प्रिया की मुंह से जोर से चीख निकल गई। ड्रग्स की नशे में उसे दर्द का पता नहीं चला था, पर इस वक्त वो होश में थी और उस आदमी की हरकतों से उसे इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इससे उन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तीनों हंसने लगे, उन्हें प्रिया को ऐसे देख जैसे मजा आ रहा था। प्रिया नफरत से सोचने लगी, अगर मैं यहाँ से बच गई तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी ईशानी, मैं तुमसे बदला जरूर के कर रहूंगी। प्रिया को अभी भी भरोसा था कि मेहरा फैमिली उसे जरूर माफ़ कर देंगे। वैसे भी उसके हिसाब से उसने कोई बड़ी गलती नहीं किया था, फिर भी उसे आज सजा मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब तब एक्विजिशन खत्म हो गया था।
सब आपने आपने घर चले गए। नंदिनी, अभिक और ईशानी को कुछ काम था, इसलिए सिर्फ वो दोनों ही रुके हुए थे। वहीं मेहरा मैंशन में सब घर आ गए थे और हॉल में सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। सुकेत जी दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर बोले, पापा माँ, क्या आप दोनों को पता था कि ईशानी ही वो मिस्टीरियस लीजेंड पेंटर मिस हैना है? उनकी बात सुनकर रविकांत जी हल्के से ना में सिर हिलाकर बोले, नहीं, मुझे नहीं पता था। जब वो हमें पेंटिंग देती थी तब वो खुद ही बनाती थी, पर हमें ये नहीं पता था कि मेरी प्यारी पोती ही मिस हैना है। उनके चेहरे पर ईशानी के लिए गर्व साफ साफ झलक रहा था, जो बाकी सबको भी दिखाई दे रहा था। वहीं दादी माँ भी खुशी से बोली, मेरी पोती हर फील्ड में टॉप पर खड़ी है। अगर मैंने आपने सारे दोस्तों को बता दिया तो वो सब तो मुझसे जलकर राख हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर सभी ने अपना सिर हिला दिया। उन्हें पता था दादी माँ को हमेशा से ईशानी के साथ अपने दोस्तों से मिलने जाने की इच्छा थी, पर तब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे। क्यों ईशानी उनके साथ कहीं पर नहीं जाती थी? शायद ये उसके सेवा की वजह से या ज़्यादा लोगों की डर की वजह से था। तभी समीर दर्शित को देखकर बोला, तुम्हें पता था कि हमारी बहन मिस हैना है? उसकी सवाल में थोड़ी नाराजगी थी, पर दर्शित ने शांति से बोला, नहीं, मुझे नहीं पर था। मुझे भी एग्जीबिशन में बच्चा को देखने के बाद ही पता चला। दर्शित की बात सुनकर समीर चुप हो गया। तभी रिहान बोला, ईशानी कितनी आउटस्टैंडिंग गई। अगर मैं इतना बुरा नहीं होता तो आज मेरी बहन शायद मेरे लिए भी एक पेंटिंग बना देती। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं अयान की आंखों में भी आंसू आ गए। वो भी बोला, हाँ, हम बहुत बुरे भाई हैं, हमने जो किया उसके लिए आया हमें माफ़ी नहीं मिलने वाली, पर कोशिश तो करनी ही होगी। वो सब बातें कर रहे थे, तभी बाहर से ईशानी अंदर आई। उसने आने से पहले अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। उसके साथ नंदिनी भी थी, जो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। वहीं उसे देखकर दादाजी और दादी माँ के साथ साथ बाकी सबकी होंठों पर भी स्माइल आ गई। दादाजी जल्दी से ईशानी की हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए बोले, बच्चा, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम इतने बड़े पेंटर हो? तभी दादी माँ भी नकली उदासी के साथ बोली, क्या तुम्हें आपने दादा दादी पर भरोसा नहीं था कि वो तुम्हारे इस सीक्रेट को बाहर नहीं आने देंगे? उनकी बात सुनकर ईशानी ने दोनों की हाथ को एक एक हाथ से थाम लिया और बोली, नहीं दादाजी और दादी माँ ने बस नहीं चाहती थी कि आप मेरे लिए परेशान हो, और जब मैं एक्विजिशन में आती थी तब आप मुझसे मिलने की कोशिश जरूर करते। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों मेरे दुश्मनों के नज़रों में आओ। आज मैं आप दोनों को सरप्राइज देने वाली थी। चैप्टर 197, रेहान का माफ़ी मांगना। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। उनकी बात सुनकर ईशानी ने दोनों की हाथ को एक एक हाथ से थाम लिया और बोली, नहीं दादाजी और दादी माँ ने बस नहीं चाहती थी कि आप मेरे लिए परेशान हो, और जब मैं एक्विजिशन में आती थी तब आप मुझसे मिलने की कोशिश जरूर करते। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों मेरे दुश्मनों के नज़रों में आओ। आज मैं आप दोनों को सरप्राइज देने वाली थी, पर उससे पहले जो कुछ भी हुआ इस वजह से आपको पता चल गया। वहीं उसकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ दोनों बहुत खुश हो गए कि उनकी प्यारी पोती उन्हें सरप्राइज देने वाली थी। तो दादाजी उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, हम अपनी आप से नाराज नहीं है। उनकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर भी स्माइल आ गई। तभी नंदिनी बोली, दादाजी दादी माँ, आपको पता है ईशानी ने आपको जो पेंटिंग दिया है गिफ्ट, वो सब भी उसने अपने हाथ से ही बनाया था। उसकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ भी खुश हो गए। उन्हें पहले से ही पता था कि उस पेंटिंग को ईशानी ने ही बनाया है। तभी दर्शित ईशानी को देखकर बोला, बच्चा, तुमने मुझे भी नहीं बताया कि तुम ही पेंटर है ना हो। खैर छोड़ो, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकती हो? इतना कहकर वो ईशानी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगा। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी ईशानी की तरफ देखने लगे। तो ईशानी दर्शित की तरफ देखकर बोली, क्यों नहीं भाई, मैं कल आपके लिए कुछ पेंटिंग बना दूंगी। उसकी बात सुनकर दर्शित खुश हो गया। वहीं बाकी तीनों भाइयों को दर्शित से थोड़ी जलन होने लगी, क्योंकि वो तीनों चाहते थे ईशानी उनके लिए भी इतने प्यार से कुछ बना दे। रेहान हिम्मत करके बोला, ईशानी, क्या तुम मेरे लिए भी एक पेंटिंग बना दोगी?
इतना कहकर वो ईशानी की तरफ देखने लगा, पर उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें ठंडी हो गई। वो रेहान की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रेहान, अगर आपको पेंटिंग चाहिए तो आप ऑक्शन से क्यों नहीं खरीद लेते? और मैं सिर्फ किसी अपनों के कहने पर ही उसके लिए पेंटिंग बनाती हूँ, गैरों के लिए नहीं। ऐसे भी आपकी बहन बहुत टैलेंटेड है। आई थिंक वो जब अपनी सजा पूरी करके आ जाएगी तो वो आपके लिए पेंटिंग बना सकती है। और जितना मुझे याद है आपको तो मेरी बनाई हुई कोई भी चीज़ पसंद नहीं थी। आपको तो मेरी बनाई हुई चीज़ बेकार लगती थी ना मिस्टर रेहान? तो फिर आप मेरी बनाई हुई पेंटिंग का क्या करेंगे? मेरी बनाई हुई खाने की तरह फेंक देंगे या नौकरों को दे देंगे? इतना कहकर ईशानी चुप हो गई। वहीं रेहान की आंखों में आंसू थे। आज उसे आपने किए का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने प्रिया की वजह से ईशानी की बनाई हुए खाने को फेंक दिया था। वहीं सुकेत जी, आरती जी, समीर और अयान को भी सब याद था। दादाजी, दादी माँ और दर्शित को रेहान की आंखों में आंसू देखकर थोड़ा बुरा तो लग रहा था, पर रेहान ने उस वक्त ईशानी के साथ जैसा बिहेव किया था, ईशानी का अब ये सब कहना तो लाजमी था। रेहान अपनी आंसू भरी आंखों से ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने उस वक्त बहुत ज़्यादा गलती किया था। क्या तुम बस मुझे एक चांस दोगी? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करेगी? तो तुम ही बताओ, तुम्हारी माफ़ी के लिए मैं क्या करूँ? तुम जो भी बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस आपने इस भाई को बस एक बार के लिए माफ़ कर दो। आई प्रोमिस मैं दोबारा कोई भी गलती नहीं करूँगा। इतना कहकर उसने ईशानी की हाथ को पकड़ लिया। वहीं ईशानी जो थोड़ी हैरान थी वो रेहान की ऐसे अचानक उसकी हाथ पकड़ने से चौंक गई। रेहान की आंसू उसकी हाथ को भिगो रहे थे, जिस वजह से एक पल के लिए तो उसके दिल में तूफान सा उठ गया। पर वो इन लोगों को माफ़ नहीं कर सकती थी। इन लोगों की प्यार के लिए वो पिछले जन्म में तरस गई थी। अगर इस जन्म में इनके सामने सच्चाई नहीं आती और वो इन सब को छोड़कर नहीं जाती तो उसकी हालत शायद पिछले जन्म जैसा ही होता। ईशानी ने रेहान की हाथ से खुद की हाथ को छुड़ा लिया और ठंडे भाव से बोली, भाई कहने में और होने में फ़र्क होता है। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि मिस्टर रेहान ने कभी भी आपने भाई होने का फ़र्ज निभाया हो। उसकी बात सुनकर और उसकी ऐसे हाथ झटक लेने से रेहान अपने हाथ को देखता रह गया। ईशानी की बातें उसके और समीर और अयान के साथ साथ दर्शित के दिल में भी किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। समीर के दिल में भी दर्द हो रहा था। भले ही ये बात ईशानी ने सिर्फ रेहान से कही थी, पर यह बात उन चारों के दिल में लगी थी, क्योंकि ईशानी ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। उन सब ने कभी भी आपने ईशानी की भाई होने का फ़र्ज नहीं निभाया था, ना ही उसे प्यार दिया था, ना ही उसे प्रोटेक्ट किया था। वहीं दर्शित के दिल में भी दर्द हो रहा था। भले ही उसकी बहन ने उसे माफ़ कर दिया था, पर दर्शित को मन ही मन अब भी एक बात खाए जा रही थी कि उसने उस वक्त अपनी बहन का साथ नहीं दिया था जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसे तो खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सुकेत जी और आरती जी तो बस चुपचाप ईशानी को देख रहे थे। उन्हें अभी भी उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा दिखाई दे रहा था। सूजे जी और आरती जी को पता था कि जो गलती उन लोगों ने किया है उसकी माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। तभी दादाजी बोले, बस अब और बात नहीं। फिर ईशानी और नंदिनी की तरफ देखकर बोले, बच्चों तुम दोनों जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। दादाजी नहीं चाहते थे कि रेहान कुछ और कहे और ईशानी गुस्सा हो जाए, इसलिए उन्होंने ईशानी को फ्रेश होने के लिए बोला। और ये बात ईशानी और बाकी सब भी अच्छे से समझ रहे थे। ईशानी को भी इस वक्त कुछ देर के लिए अकेले रहने की ज़रूरत थी, इसलिए वो हाँ में अपना सिर हिलाकर अपने जगह से उठ गई। नंदिनी भी उसके साथ जाने लगी। वहीं उसे जाते देख रेहान अपनी होश में आया और बोला, तुम्हारी माफ़ी पाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। उसकी बात सुनकर ईशानी एक पल के लिए रुक गई, पर फिर बिना इमोशन के वहाँ से चली गई। नंदिनी रेहान की तरफ देखकर बोली, उससे माफ़ी पाना आसान नहीं है। कोशिश करते करते थक जाओगे, क्योंकि वो आप सबको अपना नहीं मानती। और ये बात जितनी जल्दी हो सके आपको समझ जाना चाहिए। इतना कहकर वो भी वहाँ से चली गई। पर रेहान को उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने सोच लिया था कि कीव भी करके वो अपनी बहन की माफ़ी पाकर ही रहेगा। दादी माँ बोली,
जब उसे आप सब की जरूरत थी तब आप सब ने उसे अकेला छोड़ दिया। तो अब वो तू सबको माफ क्यों करेगी? ये तुम सबके कर्म का फल है जो अभी तुम सबको मिल रहा है। उनकी बात सुनकर सुकेत जी और आरती जी आपने नजरें नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर थे और ईशानी और नंदिनी की आने का वेट कर रहे थे। तभी ईशानी और नंदिनी दोनों नीचे आए और अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। दर्शित ईशानी के पास ही बैठा था जहां वो कुछ दिन से बैठ रहा था। वहीं उसके पास समीर बैठा था। सब ईशानी की तरफ ही देख रहे थे। तभी सुकेत जी, जिन्हें उस वक्त कुछ बोलने का मौका नहीं मिला था क्योंकि रिहान ईशानी से माफ़ी मांग रहा था, अब वो हिम्मत करके बोले, हमें पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी पेंटर हो। उन्होंने इतना ही बोला था कि ईशानी उनकी बात को बीच में काटते हुए बोली, आपको तो मेरी बारे में बहुत कुछ पता नहीं है मिस्टर मेहरा। ईशानी की बात सुनकर सुकेत जी एक पल के लिए सुन पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या बोले। ईशानी ने जो बोला था वो बिल्कुल सच था। उन्हें ईशानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस वक्त भी चाहकर वो ईशानी को ढूंढ नहीं पाए थे। जब ईशानी घर छोड़कर चली गई थी, शर्म से उनका सिर नीचे झुक गया। कैसे पिता है वो जिन्हें अपनी ही बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी आरती जी ईशानी को देखकर थोड़ा नर्म आवाज में बोली, बेटा तुम्हें आपने डैड से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके डैड है और ये बात आप भी नहीं बदल सकते। उनकी बात सुनकर ईशानी सर्द बहन से बोली, मैं आपका कोई बेटा नहीं हूँ मिसेस मेहरा, और सिर्फ जन्म देने से या कह देने से कोई डैड नहीं बन जाता। और ऐसे भी जितना मुझे पता है आपकी सिर्फ एक ही बेटी है, प्रिया मेहरा। उसके लिए आपने हर फर्ज निभाया है। मिस्टर मेहरा उनके लिए एक डैड का फर्ज निभाया है। ये ज्ञान आप उसके लिए बचा के रखिए। आपकी लाडली बेटी को ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। इतना कहकर उसने एक तिरछी स्माइल किया और फिर अपना खाना खाने लगी। वो तो बस ये याद दिला रही थी कि उनकी प्यारी बेटी प्रिया अभी भी अपनी सजा भुगत रही है। वो उन सब की चेहरे पर एक्सप्रेशन देखना चाहती थी और उनके चेहरे की एक्सप्रेशन को देखकर ईशानी को हंसी आ गई क्योंकि सुके जी और आरती जी सच में सोच में पड़ गए थे। वो तो प्रिया को जैसे पूरी तरह से भूल गए थे। प्रिया ने गलती किया था, वो उसे उसकी सजा देना चाहते थे और उसे सजा मिल भी रही थी, पर प्रिया उनके साथ ही इतने सालों तक बड़ी हुई थी। इसलिए वो सोच रहे थे अगर प्रिया सुधर जाए तो वो प्रिया को एक और मौका देंगे। पर ये सिर्फ सुकेत जी और आरती जी ही सोच रहे थे। पर समीर, रेहान और अयान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो प्रिया से अब कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते थे। सब खाना खा रहे थे। जैसे ही सबका खाना खत्म हुआ, आरती जी ईशानी को देखते हुए बोली, ईशानी, क्या मिस्टर राजवंश प्रिया को और सजा देना चाहते हैं? मुझे लगता है ऑलरेडी उसे बहुत सजा मिल चुकी है। उसे एक बार सुधरने का मौका देना चाहिए। अगर वो फिर भी वही हरकत करती है तो हम उसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। उनकी बात सुनकर चारों भाइयों को अपनी मोम पर आज सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। सच में उनकी माँ बेवकूफ़ है जो प्रिया को चांस देने की बात करके ईशानी की गुस्से को हवा दे रही थी। वहीं ईशानी की होंठों पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। वो आरती जी की तरफ देखकर बोली, क्या बात है मिसेस मेहरा, आपको अपनी प्यारी बेटी की कितनी फिक्र है। आप दूसरों को एक चांस देने के बारे में तो कभी नहीं सोचती थी। जब आप एक 17 साल की बच्ची को बिना सबूत के जेल भेजने के लिए तैयार हो गई थी, जब उसे बिना गलती के हमेशा सजा मिलती थी, तब तो आपकी ये महानता कहीं दिखाई नहीं देती थी। फिर किसी डेविल की तरह हंसते हुए बोली, वैसे मुझे कोई हैरानी नहीं हुई आपकी ये बातें सुनकर। अगर आप अपनी प्यारी बेटी को एक चांस ना देने के लिए बोलती, तब मुझे जरूर हैरानी होती मिसेस मेहरा। आखिरकार प्रिया आपकी प्यारी इकलौती बेटी जो है, जिसके लिए आपकी हर रोल अलग है, टीयर्स ऑफ जॉय। वहीं ईशानी की बात सुनकर आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए ईशानी किस बारे में बात कर रही है। जब ईशानी के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उसने प्रिया की दोस्त को सीढ़ियों से धक्का दिया था, तब उन्होंने बिना सच जाने ईशानी को जेल भेज दिया था, जिस वजह से ईशानी की मरने जैसी हालत हो गई थी। ये सब सोचकर बाकी सबकी आंखों में भी आंसू आ गए। वहीं ईशानी आरती जी की तरफ देखकर बोली, डोंट वरी मिसेस मेहरा, आपकी प्यारी बेटी को कुछ नहीं होगा।
आप शायद भूल रही है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं उसे मौत के मुंह से भी खींच लाऊंगी। उसे मैं इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकती हूँ? मैं उसे पछताने पर मजबूर कर दूंगी कि उसने मेरे प्यार पर नज़र डालकर कितनी बड़ी गलती किया है। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली गई। उन लोगों की आंखों में गिल्टी देखकर ईशानी की होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोली, ये तो कुछ नहीं है, जितना मैं तड़पती थी उतना तड़पना तो आप सबका भी बनता है। ऐसे भी वो अभी प्रिया को नहीं मारने वाली। वो उसे वैसे ही तड़पाना चाहती थी जैसे वो पिछले जन्म में तड़पा थी। वो उसे आसान मौत नहीं देने वाली थी। वो सबको प्रिया से नफरत करने पर मजबूर कर देगी, जैसा उसने पिछले जन्म में उसके साथ किया था। वहीं ईशानी के जाते ही आरती जी फूट फूट कर रोने लगी और सुकेत जी की तरफ देखकर बोली, क्या मैंने प्रिया के बारे में बात करके फिर से गलती कर दी? Hello guys, you are not supporting other videos, please guys support other videos and make me come forward for new interesting stories made for you, so guys please support our channel. The Story Junction 01. Like, share, comments and subscribe. Thanks. Regards. The Story Junction 01.